जय हिंद साथियों। हम लोग राजस्थान का परिचय देख रहे थे कक्षा 10 की बुक से। तो हमने जो जो देखा उसका एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। एक एक पार्ट पूरा नहीं होगा तब तक हम ऐसे थोड़ा सा रिवीजन करते रहेंगे, जिससे आपका भी क्या थोड़ा पकड़ मजबूत हो जाएगी। ऊपर ऊपर से हम देखेंगे, वैसे हमने ये सारी चीजें देख रखी है, कोई नई चीजें मेरे हिसाब से इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है साथियों, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। एक मिनट, पेन को थोड़ा सा ले लेते हैं। जी। तो 1949 से पूर्व राजस्थान नाम की किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, हमने ये देखा था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल टोड ने राजस्थान या राजस्थान नाम का प्रयोग किया। और 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान रखा गया। और 30 मार्च एकीकरण का चौथा चरण, जिसमें प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और उद्घाटन इसने किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है। और इनके क्षेत्रों के जो भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं वो मिलते हैं एक तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, दूसरी वहाँ बसी जातियों के आधार पर नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में कुछ जनपदों के नाम है, मरु है, धनु है, जंगल है, मत्स्य है, शूरसेन है। मरु और धन दोनों का अर्थ एक ही है। वो किसके लिए? जोधपुर संभाग के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जोधपुर का पहले नाम मरु, फिर मरुवार और लास्ट में मारवाड़ हो गया। और जंगल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए पूछ ले? समी, केर और पिल्लू, इनके वृक्ष जहाँ होते थे वहां जंगल शब्द का प्रयोग हुआ। और बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहलाता है। ठीक है। और मत्स्य, महाभारत में भी इसका उल्लेख है, मत्स्य, और एक था सूरसेन। इन दोनों का उल्लेख महाभारत में हुआ। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी। ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है, मत्स्य जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। और सूरसेन भरतपुर के मथुरा वाले क्षेत्र, धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन में सम्मिलित थे। ठीक है साथियों, ये हमने पढ़ा था। फिर कुछ और नाम और थे कि माई नदी का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो क्या कहलाता है? कंठल कहलाता है। ठीक है। माई नदी के किनारे इसलिए कंठल है। और 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़े के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। ये हमने बात करी। फिर भैंसरोडगढ़ से बिजोले तक का पठारी क्षेत्र उपरमाल, उदयपुर का जो पहाड़ी प्रदेश है उसे गिरवा कहते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। और डूंगर और बांसवाड़ा बागड़ है, ना कि बांगड़ है। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती, सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। फिर इतिहास में हमने काल विभाजन पढ़ा। 3 कालों में बांटा गया मानव इतिहास को। एक तो प्राक युग है, एक आदि युग है, ऐतिहासिक युग है। ठीक है। प्राक युग में मानव लेखन कला से परिचित नहीं था। आदि युग में लेखन कला से तो परिचित था, ठीक है, लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक युग में मतलब पढ़े एकदम सुपठित पढ़ने योग्य साक्ष्य उपलब्ध है। प्राक युग यानी षष्ठी का आरंभ से हड़प्पा से पहले तक का। आदि युग हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक का। और ऐतिहासिक युग 600 से वर्तमान तक जारी है। इन्होंने प्राक युग पढ़ा। मानो सभ्यता का उदय कहाँ पर हुआ पूछ ले? नदी घाटियों के किनारे हुआ। क्यों हुआ पूछ ले? कि जल की प्रचुरता थी, या उत्पन्न होने वाले कंद मूल आदि थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस भी आराम से मिल जाता था। ठीक है। और जहाँ आज मरुस्थल है वहां पहले क्या हुआ करता था? समुद्र हुआ करता था। सरस्वती और दसवती नदियां इसी समुद्र में आकर गिरा करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 3 भागों में से बांटा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। आगे देखो, पूर्व पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा था? इस टाइम जो उत्खनन हुआ था ना, उस टाइम जो औजार मिले हैं या जो उस टाइम के उपकरण मिले वो क्वार्टजाइट पत्थर के थे। किसके थे? क्वार्टजाइट। 1870 में सीए हेगेड ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हस्तकुटार कुल्हाड़ी निकली। बाद में शिटनकार ने झालावाड़ में इसी युग में अनेक उपकरण खोजे इन पत्थरों के अधिकतर। ठीक है। फिर इसका योजनाबद्ध उत्खनन हुआ, जिसमें भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे और वीरेंद्रनाथ मिश्र था इसका डेक्कन कॉलेज पुणे का। फिर राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने यहाँ पर योगदान दिया। ठीक, इन जगहों पर खोज करी। और जालौर में इस युग के उपकरणों की खोज बी.ई. आलची ने की। किसने की? बी.ई. आलची ने की, हमने पढ़ा। फिर मध्य पाषाण काल में पढ़ा। मध्य पाषाण काल में ये मतलब इसके बाद की कर्मिक विकास की दूसरी कड़ी इससे जुड़ती है। ठीक है। इस युग में ये है ना, नदियां ध्यान रखना, वहां थी चंबल और बनास। और मध्य पाषाण में लूनी और उसकी सहायक नदी और चित्तौड़ की बड़े घाटी विराट नगर से इस काल के उपकरण मिले हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है, यानी कारीगरी से निर्मित है। ये उपकरण किससे बने थे? जेस्पर, एडिएट, चल्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कैलसेडोनी आदि पाषाणों से बने थे, जिनमें क्या मिला? ब्लेड मिला, ग्रेवर मिला, ट्राइंगल मिला, क्रेसेंट मिला, ट्रेपेज मिला और स्क्रेपर मिला और पॉइंटर मिला था। ठीक है। फिर नौ पाषाण काल, इसमें हमने पढ़ा था, ये जगह है इनकी। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में धातु काल। तो ठीक है साथियों, कुल मिला के 4-5 मिनट हमें लगे,
तो ऐसे आपको जो भी आप लेसन पढ़ो, एक लेसन पूरा ना हो तब तक आपको उसको जोड़ना शिक्षण का एक मेथड है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। ऐसे आप फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको चीजें याद नहीं होगी। अगर आपने मन से इसे सुना है तो आपको ये चीजें याद है। ठीक है साथियों, अब हम शुरू करें राजस्थान में धातु का। तामर पाषाण, तामर या तामर कांस्य काल, तामर पाषाण, तामर एवं तामर कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से तामर पाषाण एवं तामर काल के अवशेष मिले हैं। एक तो तामर पाषाण और तामर काल के अवशेष मिले हैं राजस्थान में, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। क्यों सुना जाए, तत्कालीन युग के राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश कौन डाल रहे हैं? तामर पाषाण और तामर काल के जो अवशेष मिले हैं। ठीक है, राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में, अब देखो क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति का प्राचीन स्थल नहीं है, अवशेष नहीं है। ठीक है, स्थल पहला तो है गणेश्वर जो सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलुड राजसमंद में, आहड़ व जाडोल उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर में, साबणी व पुगल बीकानेर में, नंदलालपुरा कीराडोत चितवाड़ी जयपुर में, एलाना जालौर में, बूढ़ा बिस्कोर अजमेर में, कोल महाली सवाई माधोपुर में, मल्ला भरतपुर में। ये ताम्र पाषाण यानी ताम्र संस्कृति के प्राचीन स्थल हैं। सीधा क्वेश्चन आता है निम्न में से ताम्र कालीन संस्कृति का स्थल नहीं है, तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है। वापस देख लो, गणेश्वर, कालीबंगा, गिलुंड, आहड़ जाडोल, पिंड पांडलिया, कुराड़ा, साबणिया पुगल, नंदलालपुरा किराडोत चीतवाड़ी, एलाना, बूढ़ा बुस्कर, कोल माहौली, मल्ला। ये आदि कैसे ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल हैं। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बढ़ते हैं लोहा काल। लोहा काल यानी ये देखो, सबसे पहले तांबे की खोज हुई, उसके बाद किसकी? कांस्य की खोज हुई, फिर लोहे की। ये क्रम पूछा जा सकता है कि खोज का क्रम पूछ ले, जैसे कांसा तांबा लोहा, लोहा कांसा तांबा, कैसे भी आपको ध्यान में रखना। सर्वप्रथम किसकी खोज हुई है? तांबे की। किसकी हुई है? तांबे की खोज सर्वप्रथम हुई। बाद में किसकी हुई? कांस्य की हुई। किसकी हुई? कांस्य की। फिर लोहे की। तो ये क्रम आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी, क्योंकि जब लोहा आया तो लोहे से इन्होंने अलग अलग मानवों ने उपकरण बनाए, उपकरण भी बनाए, और जो बैलगाड़ियों के पहिए बनाए लोहे से। तो उससे क्या है, थोड़ा और ज्यादा विकसित हुए, क्योंकि सामान भी इधर उधर ढोने लगे, थोड़ा मानव सभ्यता का और ज्यादा विकास हुआ, इसलिए इसे मानव इतिहास की युगांतकारी घटना मानी जाती है। अब सीधा नॉर्मल से क्वेश्चन आए, किसका ज्ञान मानव इतिहास की युगांतकारी घटना मानी जाती है? 3-4 ऑप्शन दे दे तो आपको लोहा ध्यान में रखना है। ठीक है, लोहे का ज्ञान मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। अब इससे क्या क्या हुआ देखो, इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्यों को बदल दिया। एक तो लोहे से कृषि उपकरण बने तो लोग खेती करने लगे अच्छे से। पहले उनके पास इतने औजार नहीं थे कि ढंग से खेती कर सके, जैसे हल बन गए लोहे के, और भी कुड़ाली फावड़ा वगैरह जो भी होता है वो लोहे से बनने लगे। तो हथियारों की गुणवत्ता बढ़ गई, इससे सारे परिदृश्य को भी बदल दिया। तो किसकी खोज से सारे परिदृश्य को बदल दिया? लोहे की खोज ने सारे परिदृश्य को बदल दिया। अब देखो, लोहा कहाँ कहाँ से मिला? राजस्थान में नोहा, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारई, झुंझुनू, रेंड, टोक। रेंड को प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है, मुझे बताना आप। ठीक है ना, तो प्राचीन भारत का या राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। किसको? रेंड को। ठीक है, रेंड कहाँ पर है? टोंक में है। आगे देखो, आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय अनेक हथियार और उपकरण मिले। अब सीधा क्वेश्चन आएगा, लोहा संस्कृति के उपकरण कहाँ से नहीं मिले हैं? अब गणेश्वर दे देंगे तो गणेश्वर से नहीं मिले हैं, वहां से तांबे के मिले हैं। तो नोहा भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, अरेंड टोंग, इनसे क्या मिले? लोहा संस्कृति के अन्य हथियार और उपकरण मिले हैं। ये जगह के नाम आपको ध्यान में रखना, कम से कम जो इस किताब में वो तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखो, नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब नोह से जो लोहे का अवशेष मिला है वह भारत में लोहा युग आरंभ यानी शुरू होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण सोर्स है। कहाँ के? नोहे के। बाकी लोहे के अवशेष तो सब जगह मिले, लेकिन सीमा रेखा निर्धारित नोह से जो लोह के अवशेष मिले, लोहा, ठीक है, आयरन, तो उस सीमा रेखा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण सोर्स कहाँ से मिले? नोह। नोह कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है, जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां तथा अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले। देखो, जोधपुरा जयपुर और सुनारी झुंझुनू से एक तो लोहे को गलाने की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। क्या मिली है? भट्टियां। और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले, मतलब लोहे के जो उपकरण बनते हैं उनके कारखानों के अवशेष मिले जोधपुरा और सुनारी से। वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। रेंड को तो लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई। रेंड कहाँ पर है बताओ? रेंड टोंक में। रेंड कहाँ पर है? टोंक में एक जगह है जिसे राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है टाटा नगर? जमशेद जी टाटा थे ना, उन्होंने लोहा की खोज करी थी, शायद मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, जमशेदपुर ऐसा कुछ अब नाम है उनका। तो वहां वो टाटा नगर था, वहां लोहा मिला था। तो रेंड को भी राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखो। लोहा काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मर्दबाण संस्कृति यानी पेंटेड ग्रे वेयर पीजीडब्ल्यू का उदय हुआ। अब देखो क्रम ध्यान में रखना, सबसे पहले तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा, फिर पीजीडब्ल्यू चित्रित मर्दबाण संस्कृति। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। क्रम कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा। तो लोहा काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मर्दबाण संस्कृति पेंटेड ग्रे वेल पीजीडब्ल्यू का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर वे जोधपुर, जयपुर, सोनारी, नो आदि स्थानों से मिले हैं। अब बताओ पीजीडब्ल्यू संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? विराटनगर, जयपुर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, नोह, भरतपुर, इनसे ये अवशेष मिले हैं। ये जगहों के नाम भी आपको ध्यान में रखना है। एमसीक्यू टाइप सुनाएगा वहाँ आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि यो आपको थोड़ा 2-4 बार पढ़ोगे ना तो चीजें याद हो जाएगी। कहाँ से भाई आपको तांबे की संस्कृति मिली है, कहाँ से लोहे की मिली है, कहाँ से पीजीडब्ल्यू मिली है। तो ये आपको थोड़ा जगहों के नाम ध्यान में रखना है। तो एक बार हम हमेशा की तरह एक बार वापस देखते हैं, जरूरी है ना, रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो कितना पढ़ते हो ये जरूरी नहीं है, आप जितना भी पढ़ो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में धातु काल, ताम्र पाषाण एवं ताम्र कांस्य काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण एवं ताम्र काल के अवशेष मिले, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में जैसे गणेश्वर है, कालीबंगा है, गिलुंड है, आहड़ है, जाडोल है, पिंड वांडलिया है, कुरड़ा है, साबड़िया में पुगल है, नंदलालपुरा, क्राडोत, चितवाड़ी है, एलाना है, बूढ़ा पुष्कर है, कोल महाली है, मल्ला है आदि। ये कैसे ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल है। ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल ये आपको एक जगह लिख लेना है। फिर हमें लोहा काल पढ़ना है, तो तांबा आया पहले, फिर कांसा आया, फिर लोहा आया। अब लोहे के अवशेष कहाँ मिले? और मानव इतिहास की युगांतकारी घटना लोहे का ज्ञान ही है, क्योंकि इससे कृषि उपकरण मिले और हथियारों की गुणवत्ता भी बढ़ गई। तो ये इसका अवशेष नोहा, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, रेंड, टोंक आदि स्थानों से मिले हैं। तो ये लोहे वाले नाम आपको थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। ठीक है साथियों, आगे देखो। नौ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। नौ से जो लोहे के अवशेष मिले, वहाँ लोहा युग की सीमा रेखा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है? जो नोह से लोहा मिला, नोह कहाँ है? भरतपुर से। ठीक है, जोधपुरा तथा सुनार से लोहा गलाने की भट्टियां तथा अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों का अवशेष मिला। सीधा जाएगा, लोहे के उपकरण बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? जोधपुरा, जयपुर और सोनारी, झुंझुनू से। लोहे को गलाने की भट्टियां अवशेष कहाँ से मिले? जोधपुरा, जयपुर और सोनारी, झुंझुनू से मिले। ठीक है, और रेंड जहाँ लोहा सामग्री की प्रचुरता है, बहुत ज्यादा लोहा मिला, इसलिए इसे राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, लोहा काल के पास कौन सी संस्कृति? स्लेटी चित्रित रंग मर्दबान संस्कृति यानी पेंटेड ग्रे वेयर यानी पीजीडब्ल्यू का उदय हुआ। और इसके अवशेष विराटनगर, जोधपुर, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू और नौ, भरतपुर आदि स्थानों से मिले हैं। ठीक है, और इस संस्कृति का उदय कब हुआ? पूछ ले, 600 ईसा पूर्व में हुआ। पीजीडब्ल्यू का उदय 600 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, और एक एक लाइन इस किताब की इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सभ्यताएं से क्वेश्चन है, ऐसा हो नहीं सकता, कैसा भी पेपर देख लो आपको सभ्यता का क्वेश्चन अनिवार्य रूप से मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन है, और ये सिलेबस में और क्वेश्चन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अच्छे से पढ़ेंगे, और इसकी एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हमें आराम से देखनी है। ठीक है, प्राचीन दृष्टद्योति और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। मतलब इन नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। किस नदी के किनारे? वर्तमान में घग्गर नदी, पुराने पूछ ले, दृष्टद्योति और सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। सबसे पहले ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। फिर दूसरा, कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये सभ्यता स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, कौन सी नदियां? 3 नदियों के नाम आए हैं,
ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित नहीं है, 3 नाम ये दे दे और चौथा नाम चंबल दे दे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, अभी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, वैसे ये पुराना नाम है, अब ये नया नाम हो गया कुल मिला के, ठीक है। स्थिति ये सभ्यता आज से 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन मानी जाती है, यानी आज से ये सभ्यता कितनी पुरानी मानी जाती है, 6000 पुरानी मानी जाती है, 6000 वर्ष, 6000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान काली चूड़ियों के कारण पड़ा, मतलब इस सभ्यता का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, यहाँ से खुदाई में क्या मिली, काली चूड़ियां मिली, क्या मिली, काली चूड़ियां मिली, काली चूड़ियां, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, काली बंगा सभ्यता रख दिया, ठीक है। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ ही चूड़ी होता है, बंगा का अर्थ क्या होता है पंजाबी में, चूड़ी, बंगा का अर्थ ही चूड़ी होता है। तो काली बंगा का अर्थ पूछ ले तो इसका होता है चूड़ियां, काली बंगा का अर्थ क्या है, चूड़ियां, अर्थ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो ये दृश्यदत्ती या सरस्वती या वर्तमान में घग्गर नाटी घाटी क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र के में विकसित हुई, ये हड़प्पा से प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। और जिला हनुमानगढ़ में, और आज से 6000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, क्योंकि खुदाई में यहाँ से काली चूड़ियां मिली थी, क्या मिली थी, काली चूड़ियां मिली थी, इसलिए सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ गया। और बंगा का अर्थ पूछ ले, बंगा का अर्थ चूड़ी है, ठीक है। सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की, पूछ ले कालीबंगा की खोज किसने की, तो 1952 में अमलानंद घोष, अमलानंद घोष नाम ध्यान में रखना। बाद में तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। 52 में तो खोज कर ली अमलानंद घोष ने, लेकिन 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया, कहाँ पर, कालीबंगा में उत्खनन कार्य करवाया गया, ठीक है। इस सभ्यता के 5 स्तर सामने है, इस सभ्यता के कितने स्तर सामने है, 5 स्तर सामने है। और आहड़ के कितने स्तर है, आहड़ के 8 स्तर है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ए से 8, ए से आहड़, ठीक है। कालीबंगा में 5 स्तर सामने है, ठीक है, तो स्तर वाला थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखो कालीबंगा के बारे में, छोटा कर दें इसको थोड़ा, थोड़ी स्लाइड बच गई ना। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, यानी पहले जो 2 स्तर यहाँ से मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है, प्राचीन है, प्राचीन है यानी पुराने हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है, यानी कालीबंगा के जो 2 स्तर हैं पहले और दूसरे, ये तो हड़प्पा से भी प्राचीन है, किससे प्राचीन है, हड़प्पा से प्राचीन है। और तीसरा, चौथा और 5वां हड़प्पा के क्या है, समकालीन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। तो 2 स्तर हड़प्पा से प्राचीन, तीसरा, चौथा, 5वां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, ठीक है। और कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, पूछ ले कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में। पहला तो हो गया प्राक हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा से जो प्राचीन है, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो कुल मिला के इससे यही दो है, ठीक है। भाग 2 है, स्तर 5 है, स्तर तो कितने हैं, स्तर 5 है, और भाग पूछ ले कालीबंगा सभ्यता के भाग 2 है। पहला भाग तो है जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का है, यानी प्राक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, ठीक है साथियों। आगे देखो, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था, कालीबंगा कैसा था, सुव्यवस्थित, एकदम ढंग से बसा हुआ नगर था। अच्छी चौड़ी चौड़ी गलियां थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, अच्छे से कमरे बने हुए, स्नानागार, नालियों की व्यवस्था एकदम शानदार थी। तो कालीबंगा एक सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था, जैसी बसावट आज भी नहीं है, उस टाइप की बसावट कालीबंगा में थी आज से 6000 साल पहले, ठीक है। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग किया जाता था। मकान बनाने के लिए जो मिट्टी की ईंटें होती थी ना, उसको धूप में पकाकर, यानी ईंटें बनाई, उसको धूप में पकाकर, यानी सूरज के नीचे रख दिया और वो सूख गई, उसके बाद इन ईंटों को मकान बनाने में काम में लेते थे। देखो आग में नहीं तपाई है, किसमें, धूप में पकाई है, धूप यानी जो सूरज का तावड़ा होता है ना, सूरज की जो गर्मी, उससे इनको तपाया है। ईंटों को थोड़ा ध्यान में रखना, धूप में पकाकर, धूप वाला ध्यान में रखना, मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। आजकल देखो एग्जामिनर छोटी सी माइनर सी मिस्टेक देता है, तो इसलिए ये धूप वाला आपको ध्यान में रखना है। तो कालीबंगा में मकान बनाने में किस ईंटों का, धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, ठीक। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं, यहाँ से उत्खनन हुए तब यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले उनके अवशेष कैसे, पतले हैं, कैसे, पतले हैं, और कैसे, हल्के हैं, पतले प्लस हल्के हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको।
अवशेष कहते हैं कैसे हैं, पतले और हल्के हैं, उनमें सुंदरता व सुडौलता का भाव है। मतलब उस टाइम के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कैसे, एक तो पतले हैं और हल्के हैं, उनमें सुंदरता और सुडौलता का भाव, मतलब कारीगरी अच्छी नहीं की गई है, अनगढ़ बर्तन मिले हैं। अब शुद्धा एक लाइन में ध्यान में रखना है, उस टाइम जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं कालीबंगा से अनगढ़ मिले हैं, ढंग से गढ़े हुए नहीं मिले, इसलिए तो सुंदरता नहीं, सुडौलता नहीं है। ठीक है, कैसे पतले और हल्के हैं, ये एक एक वर्ड है, वर्ड आपको पकड़ना, और इस किताब का एक एक वर्ड, छोटी छोटी लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने जहां तक पेपर देखे हैं। ठीक है साथियों, तो कैसे अवशेष पतले और हल्के, सुंदरता व सुडौलता का भाव है। बर्तनों का रंग कैसा है, लाल है। कालीबंगा से जो बर्तन मिले, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कालीबंगा से जो बर्तन मिले बर्तनों का रंग कैसा है, बर्तनों का रंग है लाल है, ये आपको ध्यान रखना। और जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है, ये बर्तन है पूरा लाल कलर का, इस पे काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई। आप देखना आपके घर में भी मटका वगैरह होगा कि एक तो पूरा अलग कलर का, इसमें दो डिजाइन अलग है, तो काली और सफेद रंग की इस पे रेखाएं खींची गई है। ऐसे बर्तन कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, बर्तनों का रंग कैसा है, कालीबंगा से मिले लाल है, और रेखाएं काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यहाँ पर एक ऐसा खेत मिला जिसमें ऐसा लगा कि उन लोगों को उस टाइम खेत जोतना आता था। ठीक है, मतलब इस तरह जुते हुए खेत मिले थे, कोई दबे हुए था खेत, वो निशान आज भी मिल गए। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में दो फसल उगाते थे, मतलब उस टाइम लोग जैसे आजकल तो तीन तीन चार चार उगा लेते हैं, तो उस टाइम अनुमान था कि एक ही खेत में आधे में तो कुछ अलग बो दिया, आधे में कुछ अलग बो दिया, यानी एक साथ दो फसल, एक खेत में दो फसल उगाने के अवशेष मिले हैं, जुते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवदान पद्धति की जानकारी मिलती है। तो इससे कब्रिस्तान मिला, इससे ये पता चलता है उस टाइम ये लोगों को दफनाते थे, यानी मृतकों को क्या करते थे, दफनाते थे, दफनाते थे, ना कि उनका वो क्या बोलते हैं दाह संस्कार, यानी उनको जलाते नहीं थे, सिर्फ दफनाने का काम था। वो किससे पता चलता है, जो वहां से कब्रिस्तान मिले उनसे पता चला है। तो ये उनकी शवदान पद्धति थी कि मतलब शवों का वो क्या करते थे, तो वो शवों को दफनाते थे, ये किससे पता चलता है, वहां से जो कब्रिस्तान मिले उनसे। और साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी मिली है, क्या मिली है, बच्चे की एक कंकाल की खोपड़ी मिली, जिसमें कितने छह छेद है, कितने छेद है, छह छेद है, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। उनको यह लगता है कि उस टाइम के लोगों को पता था कि मस्तिष्क की बीमारी का इलाज कैसे होता है, इसका पता कैसे चलता है, जो वहां से एक खोपड़ी मिली है कंकाल की, बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें छह छेद है छोटे छोटे। ठीक है, छह छेद है, उससे पता चलता है कि मस्तिष्क की बीमारी का इलाज कैसे उस टाइम ये करते थे, उसका ये एक अवशेष है या उदाहरण आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ से प्राप्त बैलगाड़ी, यहाँ से बैलगाड़ी मिली है, यानी खिलौना मिला बैल बच्चों का, क्योंकि देखो जैसा खिलौना उस टाइम मिला, जिससे अनुमान लगाया गया है उस टाइम बैलगाड़ी प्रचलन में थी। क्योंकि जैसे आज के मान लो अपनी सभ्यता है, आज हम हैं, जैसे छोटा बच्चे के डीजे लेके आते हैं, तो उससे हमें ये लगता है कि उस टाइम ऐसा कोई एक चीज चला करती थी। मान लो सभ्यता आने वाले 10 साल बाद कोई पढ़े, पूरी संस्कृति नष्ट हो जाए, पूरा अपना मतलब ये क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया लुप्त हो जाए या जमी दोज हो जाए, तो उसके बाद मान लो छोटा एक डीजे का खिलौना कहीं दब जाए, तो उससे ये पता लगेगा उस टाइम के लोग डीजे भी कहाँ में लेते थे। वैसे ही बच्चों की बैलगाड़ी मिली है, उससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग बैलगाड़ी यूज में लेते थे। हवन कुंड मिला, हवन कुंड से पता चलता है ये लोग संस्कृति पूजा पद्धति पर विश्वास करते थे, पूजा वगैरह करते थे। हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली मिली है, नाली कैसे मिली है, लकड़ी की नालियां मिली है। तो आज की नालियां कैसे, सीमेंट की नालियां, उस टाइम इनको लकड़ी की नालियों का अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। और बेलनाकार मोहरे मिली, क्या मिली है, बेलनाकार मोहरे मिली है। बेलन होती है ना उस टाइप, यहाँ से तो जोड़ी होगी, यहाँ से पतली होती है बेलन का, मुझे अनुभव नहीं है भाई, जिन्होंने देखी उनको पता होगा, क्योंकि मैंने कभी खाना नहीं बनाया और ना मुझे आता है। ठीक है, तो बेलनाकार मोहरे मिली है, और बेलनाकार मोहरों से ये पता चलता है कि ऐसी मोहरे मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली है। इससे ऐसा लगता है कि कालीबंगा के लोग मेसोपोटामिया पोटामिया के लोगों से संपर्क में थे, ये व्यापार वगैरह कुछ करते होंगे। तो ये होगी अपनी कालीबंगा सभ्यता। एक बार रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कल से हम कालीबंगा शुरू करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर एक पूरा हो गया अपना पहले वाला, तो वो क्या है, वो हमने रिवीजन कर लिया। अब आपको बार बार रिवीजन करना। अब हम ये जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, इनका रिवीजन हम करेंगे बार बार। ठीक है, तो कालीबंगा, ये नदियां दृष्टवती सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में ये विकसित हुई थी। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में, ध्यान में रखना। और आज से 6000 वर्ष पुरानी कालीबंगा सभ्यता मानी जाती है। और कालीबंगा के खुदाई के दौरान क्या मिली, चूड़ियां मिली, इसके लिए इसका नाम कालीबंगा कर दिया गया। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ ही चूड़ी होता है। क्या होता है, बंगा का अर्थ चूड़ी,
सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की। बाद में 1961-62 में बीबीलाल बी.के. थापड़ द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ मतलब कालीबंगा में, ठीक है। उत्खनन में यहाँ से 5 स्तर मिले हैं और 2 भाग मिले हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा से प्राचीन है। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा से प्राचीन है। तीसरा, चौथा, पांचवा हड़प्पा के समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता। फिर यहाँ एक सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर मिला है। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटें, कैसे ईंटें, मिट्टी की ईंटें जिनको धूप में पकाकर यानी तावड़े में पकाकर प्रयोग किया जाता था। उत्खनन से मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कैसे हल्के और पतले हैं, ठीक। उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव, मतलब ये अनगढ़ थे, ढंग से कारीगरी नहीं की थी। और बर्तनों का रंग वहाँ लाल रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और ऐसा लगता है कि एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। कब्रिस्तान मिले जिससे सवादान पत्ती की जानकारी मिलती। सीधा आ जाए, कालीबंगा से सवादान पत्ती की जानकारी किससे मिलती है? जो वहां से कब्रिस्तान मिला है। और मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण क्या है? जो एक बच्चे की कंकाल की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र थे। ये छेद भी ध्यान में रखना, 6 हैं, ठीक है। और यहाँ से एक बैलगाड़ी का खिलौना मिला। हवन कुंड मिला जिससे पूजा पत्ती की जानकारी मिलती है। लकड़ी की नालियां मिली और बेलनाकार मोहरे मिली है। ये इनका हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट स्थान है। तो आप ज्यादा कालीबंगा के बारे में ध्यान रखो ना रखो, लेकिन जो चीजें हमने यहाँ पढ़ी है वो आपको ध्यान में अनिवार्य रूप से रखनी है और बेफिक्र हो जाना है। आप अगर इतना ही कर लोगे, मैं कह रहा हूँ किसी भी भर्ती की कट ऑफ 100% नहीं रहती। किसी भी भर्ती की कट ऑफ 100% नहीं रहती, उसकी कट ऑफ 70 के आसपास रहती है। भले कितना ही पेपर हार्ड आ जाए, हार्ड आएगी तो कम ही रहेगी, इजी आ जाए तो भी इसी के आसपास 70-75 रहती है। इसमें आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आपको इन किताबों पे भरोसा करना। मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने देखो ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने स्कूल की किताबें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है और आराम से मेरे 11 सिलेक्शन हुए। तो उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे पढ़ो। और जिंदगी में क्या विकल्प कम रखो। आप विकल्प ज्यादा रखोगे तो फिर क्या पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसको सोच लो कि हमें यही पढ़ना है, तो है ना। कितनी आसान हो जाती जिंदगी जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। तो विकल्प कम रखना है, एक पे भरोसा रखना है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आहड़ सभ्यता के साथ। जय हिंद, जय भारत।